Hello learners, today we are going to discuss the topic Principle of Inheritance and Variations and इसमें हम बात करेंगे आज one of the particular topic that is genetic disorders. तो genetic disorders के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें एक कैटेगराइजेशन को देखना है जिसमें क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर के भी टू टाइप्स हैं, एक जो है कि मेंडेलियन लॉ को फॉलो कर रहे हैं एंड दूसरा है जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अब हम देखते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है इसमें क्या डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन एंड म्यूटेशन इन सिंगल जीन follows Mendelian principle of inheritance may be dominant or recessive। तो देखो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिल रहा मेंडेलियन डिसऑर्डर से रिलेटेड। एक तो है क्या आप देख पा रहे हो, इसमें बोल रहे हैं अल्टरेशन एंड म्यूटेशन इन सिंगल जीन, तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। देन बोल रहे हैं क्या फॉलो मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहे हैं। देन है मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव, तो ये डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शो कर सकते हैं। तो डोमिनेंट का क्या कंडीशन हो जाएगा, अगर आप देखो तो कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए वाला, जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे। मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या क्या है, हेमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रियोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस है, थैलेसीमिया है एंड फिनाइलकेटोनुरिया है। देन देखो इसमें एक फैक्टर है पेडिग्री एनालिसिस का भी। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखा है एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। अब जैसे कि कोई पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक ऑफिस स्प्रिंग में आए, अगर हमें या तो वो डिजीज के फॉर्म में भी हो सकता है। अब अगर हमें पता करना है कि ये जो डिजीज है वो जो ऑफिस स्प्रिंग में आया वो कहाँ से आया, तो जब आपको ये पता लगाना रहता है कि कौन फैमिली मेंबर्स में से किसने इससे कंट्रीब्यूट किया है, तो आप पेडिग्री एनालिसिस करते हो। इट्स अ काइंड ऑफ फैमिली ट्री वो बोल सकते हैं हम लोग, इट्स अ फैमिली ट्री, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो ट्रेट है कैरेक्टरिस्टिक जो शो हो रहा है वो कहाँ से है। इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ अ पार्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। तो जब आप फैमिली ट्री को स्टडी करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये जो कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में आया वो फादर साइड से आया, मदर साइड से आया या कहाँ से आया। तो देखो अब यहाँ पे जो डायग्राम दिया है इसमें सिंबल्स यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है। तो मेल के लिए हम स्क्वायर शो करते हैं, फीमेल के लिए सर्कल, 6 अनस्पेसिफाइड के लिए ये है। देन अगर कोई अफेक्टेड है तो उसे रेड मार्क करते हैं, मेटिंग कराने के लिए ये होता है, ठीक है। अब मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स है, इसके लिए डबल सिंबल यूज कर रहे हैं। देन पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ये पेडिग्री का डेटा हो गया, जिससे हम देख रहे हैं कि दो के मीटिंग के बाद इसमें क्या पता चल रहा है कि एक फीमेल है और एक मेल है एंड एक फीमेल, ये मेल एंड ये फीमेल। तो जब इन दोनों की मीटिंग हुई तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ वो क्या है, एक फीमेल हो सकती है, दूसरी भी फीमेल हो सकते हैं एंड एक मेल हो सकता है। तो ये क्या है कि हमें डेटा पता चला, ठीक है। अब इसमें कौन से कैरेक्टर शो हो रहे हैं, क्या डिजीज है या नहीं है, या डिजीज है भी तो कैसा है, करियर शो कर रहे हैं, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, इन सब की हम जानकारी लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पेडिग्री एनालिसिस शो किया गया है जिसमें फर्स्ट डायग्राम जो है वो क्या बोल रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट फॉर एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अब देखो मायोट्रॉनिक डिस्ट्रॉफी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। इसका जब आप पेडिग्री देखोगे तो देखो यहाँ पे मदर अफेक्टेड है, द मदर इज अफेक्टेड। तो अब आप क्या देख रहे हो कि एक सन अफेक्टेड है और एक डॉटर अफेक्टेड है। तो सन और डॉटर दोनों अफेक्टेड है, दैट मीन्स ये आपका ऑटोसोमल ट्रेट हो गया। क्योंकि अगर सेक्स लिंक होता
तो अगर मदर अफेक्टेड होती तो सारे सन अफेक्टेड हो जाते, और अगर फादर अफेक्टेड होता तो सारी डॉटर्स अफेक्टेड हो जाते। तो ऑटोजोमल हुआ, तब हम ये कह सकते हैं कि सन और डॉटर दोनों ही अफेक्टेड है। अब देखो, जब ये अफेक्टेड डॉटर एक मेल के साथ क्रॉस कर रही है तो फिर एक फीमेल अफेक्टेड आ रही है। तो जब आप ये देख रहे हो कि ऑटोजोमल डोमिनेंट, इसमें देखो जेनरेशन स्किप नहीं हो रहा। जैसे कि एक पेरेंट अफेक्टेड है, उससे उसके चिल्ड्रंस में आया, एंड देन उससे उसके चिल्ड्रन में आया, तो यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं हो रहा। तो मैंने एक लाइन लिखा है यहाँ, ये देखो, मोस्टली ऑटोसोमल ट्रेट डू नॉट स्किप जनरेशन। तो ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हो कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, जिसमें पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग डायरेक्टली कैरी आउट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो जो नेक्स्ट है, इसमें है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, फॉर एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, पहले हम इसका चार्ट देखते हैं, सिकल सेल अनीमिया हमें फर्दर डिस्कस भी करना है। तो देखो, आपको पेडिग्री पहचानने के लिए मैं ये बता रही हूँ कि कभी भी अगर आपको बोला जाए कि ये डोमिनेंट की पेडिग्री है या रिसेसिव की पेडिग्री है, तो आपको देखना है कि डिजीज जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है। पेरेंट टू डायरेक्टली ऑफ स्प्रिंग में आ रहा है और ऑफ स्प्रिंग से फिर उसके ऑफ स्प्रिंग में आ रहा है। तो जब जेनरेशन स्किप नहीं हो रहे हैं तो आप समझोगे कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। और अब इसमें देखो कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो अफेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स ये करियर होंगे। आप ये समझो कि ये कैरियर होंगे, क्योंकि इनके पास ट्रेट तो है बट ये डिजीज शो नहीं कर रहे हैं। और अगर और रिसेसिव है तभी ये नहीं शो कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर डोमिनेट होते तो डिजीज कैरी आउट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों आपको, और अगर रिसेसिव होते हैं, अगर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होता तो डिजीज पेरेंट में भी दिखता। अगर ये मेल अफेक्टेड है, दैट मीन्स इसमें दोनों रिसेसिव आया है, क्योंकि रिसेसिव तभी एक्सप्रेस करेगा जब होमोजाइगस होगा, और यहाँ पे भी रिसेसिव है। अब ये जो क्रॉस हुआ, अगेन इसमें आप देखोगे तो ये भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में आएंगे, और इसके अंदर रिसेसिव गया, ये डोमिनेट गया, तो डिजीज नहीं हुआ, ये कैरियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपको देखो, फिर मैंने एक नेक्स्ट लाइन लिखा है, रिसेसिव ट्रेट कैन स्किप जनरेशन। तो आप क्या देख पा रहे हो इसमें कि यहां लिख देती हूँ मैं, पेरेंट्स नॉट अफेक्टेड, और डोमिनेट में क्या होगा कि ऑल जनरेशन में अफेक्टेड आएगा। तो ये हमें पेडिग्री पहचानने के लिए यूज करना है। अब हम बात करते हैं कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? इट इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। तो सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है आपके पास ये, जस्ट फर्स्ट आप इसे अंडरलाइन करोगे। दैट मीन्स जब सेक्स लिंक है, यानी कि एक्स फैक्टर जो है इस पे आएगा, और ये रिसेसिव कंडीशन में होगा, रिसेसिव होगा तभी एक्सप्रेस होगा। ड्यू टू डिफेक्ट इन ईदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। अब देखो, यहाँ हमें पता है कि कोन सेल्स और रॉड सेल्स होते हैं जो कि कलर प्रोड्यूस करते हैं। बट यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो रेड और ग्रीन कोन, जिससे हमें रेड और ग्रीन कलर विजिबल होता है, उसमें डिफेक्ट आता है। अब नेक्स्ट लाइन बोल रहे हैं, द डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। इसीलिए इसे सेक्स्ड लिंक कहा गया है, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम पे जो रेड और ग्रीन कोन है इस पे ये डिजीज कॉज कर रहा है। तो जस्ट हम इसे अंडरलाइन कर दें, it occurs in about 8% of males and only about 0.4% of female। अब देखो, मेल में इसके चांसेस ज्यादा है और फीमेल में कम है, क्यों? क्योंकि देखो, फीमेल के पास दो एक्स जब आएगा तभी डिजीज होगा, बट मेल के पास क्या होगा कि एक ही एक्स रहता है। तो अगर फीमेल से इसमें अगर एक्स आ गया और ये रिसेसिव भी है तो ये एक्सप्रेस कर जाएगा।
बट मेल में फीमेल में क्या हुआ कि अगर एक डोमिनेंट आ गया और एक रिसेसिव आया तो ये कैरियर बन जाएगी, बट ये डिजीज कॉज नहीं करेगी। ठीक है, तो ये चांसेस हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज द genes that lead to red green color blindness are on the X chromosomes. Males have only one X chromosome and female have two. हमने अभी बात की क्योंकि मेल के पास जस्ट एक क्रोमोसोम होता है, तो वो क्या होगा कि अगर एक भी रिसेसिव एक्स आया मेल में तो वो डिजीज को कॉज करवा देंगे। और फीमेल में जब तक दो रिसेसिव नहीं होंगे, क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव चाहिए फीमेल में, जस्ट बिकॉज टू एक्स जीन्स दे एक्स क्रोमोसोम दे हैव, तो फीमेल इसे क्रॉस डिजीज नहीं करके सबसे ज्यादा करियर जो होगी वो फीमेल जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द सन ऑफ अ वुमन हु कैरीज द जीन हैज अ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। जैसे कि देखो, ये फीमेल हो गई और इसका जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है ये कैपिटल सी समझो और ये स्मॉल सी, तो इसके पास रिसेसिव एक ही है। अब ये मेट की एक मेल के साथ जो कि नॉर्मल है। ठीक है, तो अब देखो, हम यहाँ पे तीन ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं, एक फीमेल बनी, दो मेल। अगर इस फीमेल से रिसेसिव वाला एक्स आया और मेल से तो वाई आएगा, तो ये डिजीज कर दिया। और अगर इस फीमेल से डोमिनेंट वाला आया और ये वाई है तो नो डिजीज। और अगर इस फीमेल से मान लो एक्स स्मॉल सी और यहाँ से कैपिटल सी आया तो ये कैरियर बना देगी। तो फीमेल के चांसेस हमेशा कैरियर होने के होंगे और मेल के चांसेस 50% डिजीज और 50% नो डिजीज के होंगे। तो देखो यहाँ लिखा है द जीन हैज 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। दैट मीन्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। तो जब भी मदर क्या होगी, ज्यादातर समय ये कलर ब्लाइंड नहीं होके बस जीन को कैरी करेगी, क्योंकि इसके पास एक डोमिनेंट नॉर्मल जीन भी आएगा। A daughter will not normally be colorblind unless her mother is a carrier and her father is a colorblind. अगर डॉटर जो है कलर ब्लाइंड है तो उसका क्या कंडीशन होगा कि मदर के पास एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होगा और फादर जो है वो कलर ब्लाइंड होगा। तो जब ये रिसेसिव और ये रिसेसिव दोनों मिक्स होंगे तब जाके ये जो डॉटर बनेगी वो आपके कलर ब्लाइंडनेस को शो करेगी। तो इस तरीके से हम इसे देखें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हेमोफीलिया। दिस इज ऑल्सो अ सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर। तो देखो इसे अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि ये भी सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है विच शोज इट ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड करियर फीमेल। अब फिर से क्या देख पा रहे हैं कि फीमेल जो है वो करियर है, तो some of the male progeny has been widely studied. In this disease, a single protein that is a part of the cascade of proteins involved in clotting of blood is affected. अब हेमोफीलिया में क्या होता है, प्रोटीन फॉर ब्लड clotting is affected। ठीक है, ड्यू टू दिस एंड affected individual a simple cut will result in non stop bleeding। तो इसमें क्या होता है कि जब क्लॉटिंग फैक्टर आपका डिस्टर्ब हो रहा है तो जब भी कट आएगा, कोई इंजरी होगी तो आपको ब्लड क्लॉट होने में दिक्कत होगा और नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी। The heterozygous female carrier for hemophilia may transmit the disease to son। अगेन कलर ब्लाइंडनेस वाला सिचुएशन है कि फीमेल जो है वो हेट्रोजाइगस हो गई, मान लो इसके पास रिसेसिव कैरेक्टर है और ये नॉर्मल, यस वेट वन सेकेंड, और ये नॉर्मल मेल के साथ क्रॉस की। अब जो मेल बनेगा मान लो उसमें आ गया फीमेल का रिसेसिव वन, तो ये क्या हो गया, ये डिजीज हो गया।
देन क्या बोल रहे हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हेमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट करियर। अब तभी फीमेल करियर होगी जब मदर इसकी, फीमेल तभी डिजीज होगी या हेमोफिलिक होगी जब मदर के पास एक करियर होगा फैक्टर, एंड द फादर शुड बी हेमोफिलिक क्योंकि फादर से एक्स आएगा और मदर से दोनों से रेसेसिव आएगा। जैसे कि मदर हो जाएगी आपको रेसेसिव की, करियर मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और फादर आपका हेमोफिलिक हो गया। तो जब ये दोनों मिलेंगे तभी जाके जो फीमेल है वो डिजीज शो करेगी, तो चांसेस इसके रिड्यूस हो गया। The family pedigree of Queen Victoria shows a number of hemophilic descendants as she was carrier of the disease. अब देखो कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है क्वीन विक्टोरिया का जिसकी पेडिग्री को स्टडी किया गया, तो जस्ट बिकॉज वो करियर थी उसके बहुत सारे डिसेंडेंट में ये डिजीज दिखा क्योंकि करियर से वो फर्दर आगे बढ़ता चला गया। नाउ सिकल सेल अनीमिया को अगर हम देखें तो दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव। अब ये सेक्स लिंक नहीं है, सिकल सेल अनीमिया क्या है, ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव trait that can be transmitted from parent to offspring when both the parents are carrier of the gene। मतलब यहाँ पे जो फीमेल है वो भी करियर होगी, फीमेल हेट्रोजाइगस होगी और मेल भी हेट्रोजाइगस होगा, तो जिसमें आपको रिसेसिव कैरेक्टर जाएगा वो डिजीज शो करेगा। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय a single pair of allele HBA and HBS। यहाँ हम देखते हैं, इसे हमें लर्न कर लेना है। आउट ऑफ 3 possible genotypes only homozygous individual for HBS HBS show the disease phenotype। तो आप देखो कि HBA HBS क्रॉस हुआ HBA HBS के साथ, तो डिजीज तभी शो होगा जब HBS एंड HBS जो कि रेसेसिव है ये दोनों साथ आएंगे। तो चांसेस इसके ऑलरेडी कितने हो गए, 1/3 हो जाएंगे, सॉरी 1/4 हो जाएंगे चांसेस, तो बहुत कम चांसेस होगा क्योंकि ये रिसेसिव है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल appear apparently unaffected but they are the carrier of disease as there is 50% probability of transmission। तो ये करियर होंगे तो चांसेस रहेंगे कि डिजीज शो हो जाए। The defect is caused by the substitution of glutamic acid। अब देखो इसमें जो मेन फैक्टर क्या है, यहाँ पे हम इसे अंडरलाइन करें, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कहां से, बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो GAG जो है दैट इज कन्वर्टेड टू GUG, ये हो गया, A से U बन रहा है एंड ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन का है यहाँ पे। So the mutant hemoglobin undergo polymerization under low oxygen tension causing the change in the shape of RBC from biconcave disc to elongated sickle cell structure। मतलब कि जो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है ऐसा, वो कैसा हो गया, इस तरीके का। तो इस तरीके से होने से क्या हो गया, प्रॉपर ऑक्सीजन उसे नहीं मिल रहा जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन टेंशन क्रिएट होगा और इससे भी डिजीज हो सकती है। देन फिनाइल कीटोनुरिया को अगर हम देखें तो इसमें क्या है, दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। ये भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। The affected individual lacks an enzyme that convert the amino acid phenylalanine into tyrosine। इसमें क्या होता है कि phenylalanine से टायरोसिन का कन्वर्शन नहीं होता है ड्यू टू द एंजाइम इज लैकिंग। तो फिनाइल एनालिन से जो टायरोसिन में कन्वर्ट होने के लिए एंजाइम चाहिए वो रहता नहीं है। तो क्या होता है कि अब फिनाइल एनालिन का जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ता चला जाएगा एंड वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स में। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो अकोमुलेशन है वो आपके ब्रेन में जाएगा और इससे मेंटल रिटार्डेशन के कंडीशन होंगे। उसके बाद
यूरिन से इसका एक्सक्रीशन होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगी किडनी में, तो ये एक डिजीज कॉजिंग एजेंट हो जाएगा। इसमें हुआ क्या कि कन्वर्ट होना था टायरोसिन में, बट नहीं, लैक ऑफ एंजाइम के कारण ये कन्वर्ट किस में हो गया, फिनाइल पाइरुविक एसिड में। तो आपको इस एंजाइम को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो है वो कन्वर्ट करता है फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में। क्लियर? नाउ मूविंग टू थैलेसेमिया। अब ये भी एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ब्लड डिजीज है, जिसमें पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाते हैं when both partners are unaffected carrier for the gene। अब इसमें भी क्या है कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो करियर है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। The defect is due to the mutation or deletion which ultimately result in reduced rate of synthesis of one of the globin chains that make up the hemoglobin। अब यहाँ पे क्या होता कि हेमोग्लोबिन जिस ग्लोबिन चेन से बने हैं उसमें म्यूटेशन और डिलीशन आ रहा, ठीक है। दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन अनीमिया विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज। अब तक थैलेसीमिया में हम क्या देख रहे हैं कि ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। पेरेंट्स क्या है, अनअफेक्टेड कैरियर है, और प्रॉब्लम डिजीज क्या हो रही है कि हेमोग्लोबिन चेन अफेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अनीमिया का कंडीशन जेनरेट होगा, ठीक है। अब थैलेसीमिया दो तरीके के हैं, अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, while in beta thalassemia प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। तो इसमें क्या होगा, अल्फा ग्लोबिन अफेक्टेड, अफेक्टेड, और इसमें बीटा, जस्ट अ मिनट, बीटा ग्लोबिन अफेक्टेड है। अब क्या हो रहा है कि yes, alpha thalassemia is controlled by two closely linked genes HBA1, HBA2 on chromosome 16 of each parent, and it is observed due to mutation or deletion of one or more of the four genes। Okay, ये लाइन आपको अंडरलाइन करना है यहाँ पे। It is controlled by two closely linked genes और chromosome 16 पे होते हैं। The more genes affected, less alpha globulin molecules to be produced। अब जितना जीन affected होगा उतनी कम alpha globulin produce होगी। While beta thalassemia is controlled by HBB on chromosome 11 of each parent। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ क्रोमोसोम 11 है, आप ये भी चीज यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे क्रोमोसोम 16 और ये क्रोमोसोम 11, ठीक है। Thalassemia differs from sickle cell anemia in that form is a quantitative problem of synthesis too few globulin molecule while the latter is qualitative। अब देखो, आप एक चीज और नोट करोगे कि थैलेसेमिया एक क्वांटिटेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा, और सिकल सेल अनीमिया, यहां मैं लिख दे रही हूं, सिकल सेल अनीमिया क्या होगा, क्वालिटेटिव। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है एंड यू हैव टू अंडरलाइन दीज पॉइंट्स। अब हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को देखना है। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो ये लाइन हम अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे, cause due to absence, excess or abnormal arrangement, failure of segregation of chromatids during cell division
cycle results in the gain or loss of chromosomes, that is called aneuploidy. अब aneuploidy का मतलब क्या हुआ कि during cell division cycle या तो गेन हो गया क्रोमोसोम का या लॉस हो गया क्रोमोसोम का, which is called as aneuploidy. For example, in Down syndrome, result in the extra copy of chromosome 21. तो यहाँ पे गेन हो गया. टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है? रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है. फेलियर ऑफ साइटोकिनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी. तो एक तो हो गया कि वन क्रोमोसोम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया या लॉस हो गया. अब इसमें क्या है, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही अगर आ रहे हैं तो पॉलीप्लॉइडी का कंडीशन हो जाएगा. दिस और ये पॉलीप्लॉइडी किस में देखा जाता है? प्लांट्स में देखा जाता है. द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन इज 46 विच इज 22 ऑटोसोम. अब हमें पता है कि 22 ऑटोसोम प्लस एक्सएस और XY सेक्स क्रोमोसोम्स जाएंगे. इंडिविजुअल में लैक वन एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम. दिस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी क्रोमोसोम respectively. Such an individual Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter and common examples of chromosomal disorder. ठीक है, ये हमने देख लिया. अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. हमें इसे अंडरलाइन कर लेना है कि यहाँ एक एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 आता है जिसे हम ट्राइसोमी कहते हैं. इसको सबसे फर्स्ट डिस्क्राइब किया था लैंगडॉन डाउन ने. The affected individual is short statured with small round head, furrowed tongue and partially open mouth, जो भी हम डायग्राम में यहाँ देख पा रहे हैं. Palm is broad with a characteristic palm crease. ठीक है. एंड फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड. अब देखो इसका ग्रोथ पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है. टंग फरूड हो जाते हैं. हेड मेंटल रिटार्डेशन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. तो डाउन सिंड्रोम आपको क्या हो जाएगा? ट्राइसोमी ऑफ 21. ठीक है. अब हम देखेंगे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम. ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि हो रहा है किसकी वजह से? एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन अ कैरियोटाइप ऑफ 47. तो यहाँ भी हमने देखा क्या कि एडिशन हो रही है. अब इसकी वजह से क्या होगा कि इंडिविजुअल के पास ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होगा. द फेमिनिन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड. अब देखो कि मैस्कुलिन डेवलपमेंट हुआ, नॉर्मल मेल बना, बट उसके अंदर अब क्या होगा कि फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएंगे जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट. तो इसे हम गायनेकोमास्टिया बोलेंगे. और ये जो इंडिविजुअल होंगे वो स्टेराइल हो जाएंगे. ठीक है. तो आपको इसको भी याद रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? 47XXY. इसे आपको लर्न कर लेना है. क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? जेनेटिक कंपोजिशन. एंड देन हम देखेंगे टर्नर सिंड्रोम. सच अ डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. तो यहाँ पे हमें क्रोमोसोम को लिखना है 45XO. यहाँ क्या हो रहा है? एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम. अब यहाँ की जो फीमेल है वो भी स्टेराइल हो जाएगी. ठीक है. एंड उनका क्या है? आर स्टेराइल एज ओवरीज आर रुडिमेंट्री बेसाइड्स दिस फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. तो इनमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी लैक करेंगे. तो देखो जो ए है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, इसका स्ट्रक्चर दिया है कि ओवरऑल मेल डेवलपमेंट है बट कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस हो जाएंगे और ये भी स्टेराइल हो जाएंगे. ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा. और फीमेल जो है टर्नर सिंड्रोम में जिनमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होगा उनमें फीमेल स्टेराइल हो जाएगी. आई होप जो ये सेशन था आपको पसंद आया हो. इफ यू लाइक इट, do comment and do share, like and subscribe for more revision series also. Thank you.